हेलो दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव्स पर। तो बीएसटीसी डीएलएड फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करके आने वाले बीएसटीसी की फर्स्ट ईयर की क्लासेज के लिए और बीएसटीसी से जुड़े अदर अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपके लिए लेकर आ चुका हूँ हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता का कंटेंट, जो के लिए आपके लिए हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, जिसमें मैं आपके लिए पेपर की भूमिका बनाने जा रहा हूं। तो आपके टोटल 7 इकाइयाँ हैं दोस्तों। कितनी हैं? 7 इकाइयाँ हैं, जिसमें पहली इकाई आपके होगी 5 नंबर की, दूसरी इकाई भी होगी 5 नंबर की। पहली है हिंदी भाषा क्षेत्रीय और ऐतिहासिक विविधता, दूसरी हिंदी भाषा शिक्षण उद्देश्य एवं आंकलन। थर्ड इकाई है आपके मौखिक अभिव्यक्ति दोस्तों। मौखिक अभिव्यक्ति इकाई है जो कि 10 नंबर की होने वाली है। 10 नंबर की मौखिक अभिव्यक्ति इकाई होगी। पढ़ना सीखना, ये 12 नंबर की होगी। इसमें बड़ा प्रश्न अर्थात 6 नंबर वाला प्रश्न आ सकता है दोस्तों। जो 12 नंबर के हैं उन्हीं इकाई में से आप बड़े प्रश्न पढ़ना दोस्तों, मेरी यही राय रहेगी। फिर लिखना सीखना में से भी आपके 12 नंबर का आने वाला है, तो बड़े प्रश्न इस दोनों में इकाइयों में से एक एक तो आना ही तय है। और फिर है अगली साहित्य के पहलू और भाषा की संरचना। तो साहित्य के पहलू हैं 8 की और भाषा संरचना है 8 की। इस प्रकार आपके टोटल मिला के कितने हो गए दोस्तों? 60 नंबर का ये एग्ज़ाम होने वाला है। मैं आपको जूम इन करके बता देता हूँ, जिसमें आपकी फर्स्ट इकाई हो जाएगी 5 की, सेकंड 5 की, थर्ड 10 की, फोर्थ 12 की, और फिफ्थ 12 की, और सिक्स्थ और एट्थ 8 की। तो दोस्तों अगर आपको बड़े प्रश्नों में अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको इकाई नंबर 4 और 5 पर ज़्यादा फोकस करना है। तो बड़े प्रश्न आपके कितने आएंगे? 4 प्रश्न बड़े आएंगे। उनमें मैं आपको बता दूं 4 बड़े प्रश्न आएंगे 6 नंबर वाले, और 3 नंबर के आपके 4 प्रश्न आएंगे, 3 नंबर के 4 प्रश्न आएंगे, और 2 नंबर के आपके प्रश्न आ जाएंगे 9 दोस्तों। कितने? 9। तो मैं स्पष्ट कर दूं आपके पेपर का पूर्ण खाका। एक नंबर के आएंगे आपके 4 प्रश्न, एक नंबर के आएंगे 4, और 2 नंबर के आएंगे 9, 10। 3 नंबर के आ जाएंगे आपके 4। तो ये कितने हो गए? 4, ये 20, ये 12, 20, 30 और 36 नंबर ये हो गए। और बड़े प्रश्न आएंगे 4 और 6 चौक 24 हो गए ये। तो 24 और 36 ऐड करके 60 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। तो मैं अभी फर्स्ट इकाई के लेकर पेपर आ चुका हूँ, जिसमें छोटे छोटे प्रश्न हैं दोस्तों, शॉर्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये इकाई अपने 5 नंबर की हैं तो इनमें छोटे क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस रहेगा। फर्स्ट इकाई किससे संबंधित है? हिंदी भाषा क्षेत्रीय एवं ऐतिहासिक विविधता से संबंधित है, जिसमें हम हिंदी भाषा का विकास, उत्पत्ति, विभिन्न रूप, भाषा का उद्भव, हिंदी भाषा का उद्भव, हिंदी भाषा का शाब्दिक अर्थ, हिंदी भाषा के विविध रूप, हिंदी भाषा का विकास, मानकीकरण की प्रक्रिया की आवश्यकता क्या हुई, की प्रक्रिया क्या थी, हिंदी भाषा के संदर्भ में मानकीकरण के प्रयास, मानकीकरण के पहलू, हिंदी भाषा मानकीकरण के रूप, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, राजस्थानी भाषा, हिंदी भाषा एवं उपशाखाएं, राजस्थानी भाषा का परिचय। तो इसमें दोस्तों आपके 1 नंबर और 2 नंबर वाले क्वेश्चन ही मैं ऐड कर रहा हूँ। तो 3 नंबर और 6 नंबर वालों के लिए आप अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों इसमें आपके पहला प्रश्न है, भाषा अभिव्यक्ति का कौन सा रूप है? तो अभिव्यक्ति का मूर्त रूप है भाषा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दूसरा है, अशाब्दिक भाषा से अभिप्राय क्या है? तो ऑप्शन डे हो जाएगा, अशाब्दिक, मौखिक हो जाएगा। अशाब्दिक भाषा से अभिप्राय है तो अशाब्दिक भाषा से अभिप्राय हो जाएगा। अगला प्रश्न अपने हैं कि भाषा का मूल आधार क्या है? तो भाषा का मूल आधार दोस्तों क्या है? वाक्य यंत्र है, बे हो जाएगा इसका। अगला, हिंदी भाषा का विकास हुआ तो अपभ्रंश भाषा से, इसका उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? तो हिंदी हो जाएगा दोस्तों। इसमें राष्ट्रभाषा का दर्जा तो नहीं दिया गया, लेकिन राजभाषा कहा गया है इसमें संविधान में हिंदी को। हिंदी भाषा में प्रयोग में आने वाली लिपि का नाम देवनागरी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है ये जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती हैं। जैसे इंग्लिश में कुछ शब्द साइलेंट रहते हैं, इनमें यह समस्या नहीं है, ऑप्शन बे सही हो जाएगा। अगला 8वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विभाषा है? दोस्तों विभाषा है तो इसमें अवधि आ जाएगा, ऑप्शन से आपके 8वें में विभाषा से संबंधित। जो वर्णों से व्यक्त होती है उसे भाषा कहते हैं। ये परिभाषा किसने दी? तो महर्षि पतंजलि ने यह परिभाषा दी थी कि जो वर्णों से व्यक्त होती है उसे भाषा कहते हैं। अगला, आपकी भाषा क्या है? तो भाषा है विचारों का आदान प्रदान का माध्यम है दोस्तों भाषा। अगला प्रश्न है, कौन सा वाक्य मानक है? यहाँ पर दिए गए कुछ वाक्य हैं, वह वहाँ आया, आप क्या कर रहे हैं? सीता पुस्तक पढ़ता है गलत है। वह बाद में आना, वहाँ वह आया बाद में आना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं? ये भी गलत है। तो मैं मंदिर जा रहा हूँ, ये मानक वाक्य हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, हिंदी भाषा का उद्भव अपभ्रंश से हुआ। कौन से अपभ्रंश से? दोस्तों सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा का उद्भव माना जाता है, ऑप्शन से। अगला प्रश्न, भारतीय आर्य भाषाएं विश्व के किस भाषा परिवार से संबंध रखती हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारोपीय भाषा परिवार से संबंध रखती है। अगला, निम्न में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी बोली नहीं है? तो बुंदेली
ब्रज, मालवी ये पश्चिमी हिंदी में आती हैं, जबकि कन्नौज है ना ये पश्चिमी हिंदी में नहीं आती है। अगला प्रश्न है हाड़ौती बोली किस जिले में बोली जाती है? तो दोस्तों हाड़ौती बोली जाती है बूंदी जिले में। यहाँ मेवाड़ी बोली जाती है, यहाँ मेवाती और चूरू में इधर साइड में अपने मारवाड़ी का प्रभाव ज़्यादा है। मानकीकरण के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? तो मानकीकरण के संदर्भ में क्वेश्चन पढ़ते हैं कि भाषा के मानकीकरण के लिए एक समूह या संस्थान होता है, जैसे हिंदी केंद्रीय निदेशालय है। मानकीकरण अपने आप में दूसरे रूपों में बदलाव और अपनी तरह ढलने की मांग करता है। मानकीकरण केवल वर्तनी स्तर पर ही होता है। उपयुक्त सभी, तो ऑप्शन इसमें दे सही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है भाषा का मानकीकरण किसके द्वारा क्यों किया जाता है? तो दोस्तों एक रूपता के लिए, एक रूपता दिखे अपनी भाषा में, इसके लिए भाषा का मानकीकरण होता है। 48 का मानक रूप क्या है? तो दोस्तों इसका मानक रूप है 48। इसको कोई 48 कहता है, कोई 38 कहता है दोस्तों, 38 तो ये हो जाएगा, लेकिन 2 कम 50 भी कहते हैं इसी को। इसका मानक रूप 48 है दोस्तों, क्या है? 48 है। अगला प्रश्न है कि खा रही हूँ किस भाषा में लिखा जाता है? तो ये वागड़ी भाषा है दोस्तों, डूंगरपुर बांसवाड़ा की भाषा, ऑप्शन दे हो जाएगा। खा रही हूँ, खाई रही हूँ, ये हो जाएगा वागड़ी भाषा में। अगले अब अति लघुत्रात्मक प्रश्न है जो एक नंबर में पूछे जाने की संभावना है। ये कई 5 नंबर के हैं, तो इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन तो जरूर आएगा दोस्तों इनमें से आपके। तो पहला प्रश्न है अपने भारतीय आर्य भाषा का प्रारंभ कब माना जाता है? तो 1500 ईसा पूर्व के आसपास भारतीय आर्य भाषा का प्रारंभ माना जाता है। दूसरा, हिंदी भाषा के अंतर्गत 5 उपभाषाएं मानी गई, उनके नाम लिखो। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी, ये हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। बोली किससे कहते हैं? परिभाषा लिखनी है, तो इसमें किसी सीमित क्षेत्र की भाषा को ही बोली कहते हैं। क्या है कि किसी सीमित लिमिटेड एरिया की भाषा, लैंग्वेज को बोली कहते हैं, जो वहाँ के निवासियों की घरेलू बोलचाल की भाषा होती है दोस्तों, अर्थात भाषा का छोटा क्षेत्र बोली कहलाती है वो। तो अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा के नाम का प्रयोग किसने किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा कर्नल जेम्स टोड, राजस्थान इतिहास के पितामह कहे जाने वाले। 1829 में इन्होंने राजस्थानी भाषा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया। अगला, मनुष्य के व्यक्तित्व विकास के लिए किसका बड़ा योगदान है? तो इसमें ऑप्शन अपने आ सकते हैं कि धन, शरीर, भाषा, लिपि, तो इसमें भाषा का योगदान मनुष्य के व्यक्तित्व में विकास में ज़्यादा है दोस्तों। अगला प्रश्न है भारतीय भाषा परिवार को कितने वर्गों में बांटा जाता है? तो भारतीय भाषा परिवार को कैंटोम और शतम वर्ग में बांटा जाता है। मैंने पहले हस्तलिखित नोट्स का वीडियो बनाया था, लेकिन अब समय अभाव के कारण मैं हस्तलिखित के बजाय प्रिंटेड नोट्स में बना रहा हूँ, तो जिसमें आपका भारतीय परिवार में कैंटोम व शतम को मैंने उस वीडियो में भी ऐड किया था। इस प्रश्न में संभावना बनती है आने की, तो कैंटोम में अपने आ जाती हैं ग्रीक, इटालिक, केल्टिक, जर्मनी आदि, क्योंकि शतम वर्ग में आर्मेनियम, अल्बानिया, फिजियन, भारत, ईरानी भाषाएं आ जाती हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि हिंदी भाषा विकास के कालखंड कौन कौन से हैं, बताइए। तो हिंदी भाषा विकास के कालखंड को 3 कालों में बांटा जाता है। फर्स्ट है 1000 ईस्वी से 1500, दूसरा है मध्यकाल कहलाएगा जो 1500 से 1800 तक, थर्ड है हिंदी का आधुनिक काल 1800 से अब तक वर्तमान काल तक का हिंदी का आधुनिक काल कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए कि अपभ्रंश काल से लेकर आधुनिक काल तक स्वरों में होने वाले किन्हीं 2 परिवर्तनों का उल्लेख करना है आपको। क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं? तो अपभ्रंश काल में 8 स्वर थे, आधुनिक काल की भाषा में 2 स्वरों की वृद्धि हुई है, ए है, औ है। यहाँ पर आप ब्रजवती भाषा देख सकते हो, वहाँ इन शब्दों का का प्रयोग थोड़ा कम है, जैसे क्योंकि वो प्राचीन काल में उन भाषा जो भी थी ना, उनमें इन शब्दों का प्रयोग कम है, तो इन आधुनिक काल में स्वरों में इनकी वृद्धि हुई है। इसी प्रकार री है, इस प्रकार के स्वरों की वृद्धि हुई है। तो आगे का प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आगे अपने प्रश्न है कि त्र और थ्री का सही रूप बताना है अपने को। त्र का सही रूप, मानक रूप ये है दोस्तों। त्र को आप ऐसे भी लिख सकते हो, गलत नहीं है, लेकिन मानकता के अनुसार ये रूप शुद्ध माना जाएगा। और 3 इस प्रकार लिखा गया है, जिसको आप 3 को इस प्रकार यह मानक रूप में आता है। अगला प्रश्न है कि हमारी दैनिक बोलचाल के हिंदी भाषा के ऐसे अमानकीकृत शब्दों की सूची तैयार कीजिए जिनका हम मानकीकरण हो चुका है। जैसे हमारे अमानकीकरण में था दिन, दोपहर, कलम, स्टेशन, रेल, लालटेन, ये अमानकीकृत शब्द थे, इनका मानकीकरण हो चुका है। निम्न में से किन वाक्यों में विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है, यह बताना आपको, यह ऑप्शन के तौर पर पूछा जा सकता है। क्या हम झूठ नहीं बोलते हैं? लिखते क्यों नहीं? क्या हाथ टूट गया है? आपने बताया नहीं कि आप क्या खाएंगे? क्या आप बता सकते हैं कि वे क्या पी रही है? तो दोस्तों इसमें विराम चिन्हों का सही उपयोग कौन कौन से वाक्यों में हुआ है ये बताया गया है। तो इसमें सही उत्तर होगा क्या हम झूठ नहीं बोलते हैं, आपने बताया नहीं कि आप क्या खाएंगे। इन दोनों में सही उपयोग हुआ है, इनमें और इनमें। जबकि लिखते क्यों नहीं यहाँ पर यह पूछा गया है, तो यहाँ पर आएगा कि हाथ टूट गया है, ये लेकिन पूछा गया है, तो इसमें शायद प्रश्नवाचक नहीं आएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए कि लिपि किसे कहते हैं। तो दोस्तों लिपि के दृश्य रूप में स्थापित किए जाने वाले वर्ण प्रतीकों की लिपि क्या है दोस्तों? भाषा के दृश्य, भाषा के दिखने वाले रूप को अर्थात दृश्य रूप में स्थापित करने वाले वर्ण प्रतीकों की परंपरागत व्यवस्था को लिपि कहते हैं दोस्तों। लिपि कहते हैं
और एक प्रश्न मैं आपके लिए और लाना चाहता हूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें मालवा अंचल की भाषा पूछी गई है दोस्तों, मालवा अंचल की। तो मालवा ये राजस्थान का मध्य प्रदेश के आसपास वाला जो क्षेत्र है उसे मालवा कहते हैं। तो वहाँ पर बोली जाने वाली भाषा मालवी हो जाती है। मेवाती अपने अलवर भरतपुर में बोली जाती हैं, और यही मारवाड़ी अपने पश्चिमी क्षेत्र बीकानेर है, जोधपुर है, वहाँ बोली जाती है। मैं बड़े प्रश्नों का आगे वीडियो लाने वाला हूँ, फिर भी मैं भाषा क्या है इसको स्पष्ट करो, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है तो इसको ऐड कर लेता हूँ। तो भाषा क्या है देखिएगा दोस्तों कि भाषा विचार, भाव, अनुभवों को व्यक्त करने का सांकेतिक साधन है। यह भाव अनेक प्रकार से प्रकट किया जाता है। हाथ, पैर, आँख, नाक, सिर, भौं आदि अंग प्रत्यंगों के संचालन द्वारा भी आप भाव प्रकट कर सकते हो और विचार, अनुभव प्रकट कर सकते हो। जबकि प्रत्यंगों के संचालन द्वारा वस्तु तथा चित्र प्रदर्शन द्वारा भिन्न भिन्न प्रक्रियाओं, क्रियाओं और भिन्न भिन्न वाक ध्वनि संकेतों द्वारा व्यापक अर्थ में भाव प्रकाशन के इन सभी साधनों को भाषा कहते हैं। शास्त्रीय अर्थ में विचारों की अभिव्यक्ति के लिए किसी समाज द्वारा स्वीकृत जिन ध्वनि संकेतों का व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। शास्त्रीय अर्थ में भाषा पूछ लिया जाए तो उसकी सीधी सीधी सिंपल परिभाषा है कि शास्त्रीय अर्थ में विचारों की अभिव्यक्ति के लिए किसी समाज द्वारा स्वीकृत जिन ध्वनि संकेतों का व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। अगला अपने प्रश्न है इंपॉर्टेंट है, भाषा की विशेषताओं का उल्लेख करो। दोस्तों इनमें 3 नंबर के प्रश्न आने की चेष्टा है। भाषा की विशेषताएं इस प्रकार है। भाषा के माध्यम से मनुष्य अपने विचारों व भावों को अभिव्यक्त तथा स्थानांतरित करता है। भाषा अभिव्यक्ति हेतु उच्चारण की सीमित ध्वनियों का संगठन है। दूसरा हो गया, भाषा अभिव्यक्ति हेतु उच्चारण की सीमित ध्वनियों का संगठन है। भाषा के माध्यम से मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे से जुड़ता चला जाता है, ये तीसरा है। और भाषा के द्वारा ही मनुष्य ज्ञान संचयन, प्रसारण व वर्धन करता है। और 5वां हो गया, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, अतः इससे समायोजन शक्ति का विकास होता है। 6वां और लास्ट भाषा की विशेषता है। भाषा के द्वारा वातावरण अनुकूलन होता है, क्योंकि बालक की भाषा पर वातावरण का विशेष प्रभाव परिलक्षित सीधा होता है। बोली क्या है? अब डॉक्टर श्याम सुंदर ने बोली की परिभाषा दी है। बोली से हमारा तात्पर्य उस घरेलू एवं बोलचाल की भाषा से है जो साहित्यिक नहीं होती और बोलने वालों के मुख पर ही रहती है। इस प्रकार बोली किसी स्थान, क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा बोलचाल की भाषा है, अर्थात सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। दोस्तों ये बोली जो भाषा का ही एक छोटा रूप है जो सीमित क्षेत्र में बोला जाता है। तो इसी प्रकार आगे बड़े वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन के रूप में आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और आप जल्द से जल्द उस वीडियो को देखकर BSTC फर्स्ट ईयर में अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हो पाओ। जय हिंद, जय भारत।